इसी प्रकार का मुझे AIR-1 2024 की AIR-1 शक्ति दुबे जी का एक आंसर मुझे मिला। बट जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक हमें डर लगता है, पता नहीं ये लगता है कि आंसर राइटिंग में कितना भारी भरकम हमें लिखना होगा और उस आंसर में कितना सिंपल और कितना आसान सा प्रश्न है जो उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज और इंटरनेट पर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वहां पर उन्होंने उस आंसर को लिखा। देखो, मीडियम को भूल जाओ, जहां से लर्निंग मिले वहां से लो, सिंपल सी बात है। अगर इंग्लिश मीडियम में लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी तरह हम भी सीख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा चाहे कैसा भी हो, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को डिकोड करने पर थोड़ा सा फोकस करना है कि यार ये इस क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे है एक्चुअल में। तो कितने भी टॉपर की कॉपी आप देख लेना, 3 4 5 लाइन से 4 लाइन से 4 4.5 लाइन हो जाए काफी है। इंट्रो से ज्यादा लिखना ही नहीं है। मैंने इतना माइक्रो लेवल पर इन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो जहां जहां उन्होंने इंग्लिश में जिन जिन शब्दों को, जिन जिन वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया, मैंने हिंदी के उन शब्दों को अंडरलाइन यहाँ पर किया है। कितने भी टॉपर की कॉपी देख लेना, और इन कॉपीज को देखने का हमारा उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि हम उनकी स्किल्स को सीखें। मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक डर रहे हैं ना, केवल तब तक चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं। मेंस आंसर राइटिंग का डर खत्म करने वाली सीरीज के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं बात करता हूं जब आंसर राइटिंग की, या फिर जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक हमें डर लगता है, पता नहीं ये लगता है कि आंसर राइटिंग में कितना भारी भरकम हमें लिखना होगा। इसी प्रकार का मुझे AIR-1 2024 की AIR-1 शक्ति दुबे जी का एक आंसर मुझे मिला। मुझे लगा उस आंसर को आप लोगों के सामने प्रेजेंट मुझे जरूर करना चाहिए, और उस आंसर में कितना सिंपल और कितना आसान सा प्रश्न है जो उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज और इंटरनेट पर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वहां पर उन्होंने उस आंसर को लिखा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी सिंपल अप्रोच के साथ और जो छोटी मोटी हमारी लर्निंग्स हैं उन सभी लर्निंग्स को हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी कुछ इस तरह की राइटिंग में उन्होंने अपना आंसर लिखा। AIR-1 उनका आया 2024 में। तो जैसा मैं कहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के जो भी टॉपर हैं, देखो मीडियम को भूल जाओ, जहां से लर्निंग मिले वहां से लो, सिंपल सी बात है। अगर इंग्लिश मीडियम में लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी तरह हम भी सीख लेंगे। उनकी जो स्किल है उसको हम सीख लेंगे और हम अपने हिंदी मीडियम में उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उन्होंने तो इंग्लिश में लिखा था, ऐसा नहीं उन्होंने हिंदी में लिखा हो, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। लेकिन इस इंग्लिश के आंसर को मैंने आप लोगों के लिए एज इट इज, लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए मैंने अपनी हैंड राइटिंग में इसको यहाँ पर लिखा है, सो दैट आपको कुछ क्लैरिटीज है, आपको कुछ चीजें यहाँ पर आसान हो जाएं आप लोगों के लिए। इस जो आंसर राइटिंग की पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और ये आपके सामने ना आज बड़ा हिस्ट्री का एक बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सवाल है। जैसा मैं कहता हूं, और अभी शुरुआत की क्योंकि हमारी ये सीरीज चल रही है तो शुरुआत में मैं आपके सामने इजी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लेके आ रहा हूं। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जिन क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा क्वेश्चंस को डिकोड करने में। अभी मैं जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं सो दैट आपकी जो शुरुआत है वो आसान से हो, फिर धीरे 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 ग्रेजुअली हम अपना जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे। यानी कि उस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपने जो क्वेश्चन का आंसर है, मैं फिर बता रहा हूं, जो कंटेंट है उस कंटेंट में मेरा एक भी शब्द का कोई भी कैसा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, उनकी इंग्लिश की राइटिंग को मैंने केवल और केवल हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। हम देखिए, क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का और क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को, भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बनाने में सहायक संधि नीति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब ये 10 मार्क का है और 150 शब्दों में लिखना है। टेस्ट सीरीज में या फिर जब भी आप शुरुआत में प्रैक्टिस करें 150 का 200 हो जाए, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें केवल आंसर राइटिंग की जो चीजें हैं उनको हमें यहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा चाहे कैसा भी हो, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को डिकोड करने पर थोड़ा सा फोकस करना है कि यार ये इस क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये होने वाला है। तो पहले इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बनाने में, कुल मिलाकर वो ये कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स ने अपनी मजबूत जड़ें जमाई, भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बना। पहले था वो ब्रिटिश साम्राज्य, फिर वो भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बन गया। कुल मिला के जो ब्रिटिशर्स की जड़ें मजबूत हुई भारत के अंदर, उसके पीछे उसने स्पेसिफिकली यहाँ पर सब्सिडरी जो अलायंस आप देख पा रहे हैं, उस सब्सिडरी अलायंस के बारे में उसने यहाँ पर पूछा है। तो हमें सब्सिडरी अलायंस के बारे में ही सिंपल सा टू द पॉइंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक दो चीज और बता दूं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम में कुछ लोग ये मिस्टेक अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना जो आंसर है वो प्लेन कॉपी में लिखना है, जो कि आपको जिस तरह से मेंस एग्जामिनेशन में मिलती है, पहला।
दूसरा, प्लेन कॉपी में लिखने के बाद भी आपको आदत ऐसी डालनी है अभी से, जैसे आप मेंस एग्जामिनेशन के अंदर लिख रहे हैं वास्तविक रूप में, यानी कि पेज का लालच नहीं करना है। अपना स्केल उठाना है और स्केल से थोड़ा-थोड़ा जो बॉर्डर एरिया है, वो यहाँ पर मार्जिन है, वो मार्जिन आप यहाँ पर छोड़ देंगे थोड़ा-थोड़ा सा और इस बीच में लिखेंगे। जिस दिन एग्जामिनेशन में आपको प्रैक्टिस करनी है, सेम प्रैक्टिस आपको डे 1 से करनी है, इस तरह से, ठीक है? तो ऐसे पेपर का आपको इस्तेमाल करना है। अब जो दूसरी लर्निंग और जो दूसरा मेरा टारगेट है, वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हमें ये गलती नहीं करनी कि हमें भारी भरकम आधे पेज का इंट्रोडक्शन ही लिख देना है, नहीं। कितने भी टॉपर की कॉपी देख लेना और इन कॉपीज को देखने का हमारा उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि हम उनकी स्किल्स को सीखें, राइट? तो कितने भी टॉपर की कॉपी आप देख लेना, 3, 4, 5 लाइन से 4 लाइन से 4 साढ़े 4 लाइन हो जाए काफी है इंट्रो, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। और जब ये इंग्लिश में होता है तो और कॉम्पैक्ट हो जाता है, हिंदी में थोड़ा सा ये कॉम्प्रिहेंसिव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा गया इंट्रो उनके द्वारा, भारत में ब्रिटिशों का एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आगमन तथा उनका एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरना उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण संभव हुआ। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण थी सब्सिडरी अलायंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं, सहायक संधि। जो क्वेश्चन में पूछा था उसी को हल्का सा वैलिडेट करके, उसी को हल्का सा डिफाइन करके कुछ शब्द बना के उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। अब पहली बात, मैंने इतना माइक्रो लेवल पर इन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो जहां-जहां उन्होंने इंग्लिश में जिन-जिन शब्दों को, जिन-जिन वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया, मैंने हिंदी के उन शब्दों को अंडरलाइन यहाँ पर किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, उन्होंने यहाँ पर लिखा है व्यापारिक कंपनी की शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी, तो उन्होंने व्यापारिक कंपनी को अंडरलाइन किया है सेम पेन से, जैसे पेन से वो लिख रही थी। उसके बाद में उन्होंने औपनिवेशिक शक्ति है, इसको अंडरलाइन किया है, मैंने भी इसको अंडरलाइन करके दिखा दिया आपको। देखो भैया उन्होंने कौन-कौन से कीवर्ड है उनको अंडरलाइन किया है, और फिर साम्राज्यवादी नीति है उसको अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वैसे मत करना पूरे आंसर को अंडरलाइन मार दो, नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको दिखें या फिर आप चाहते हो कि एग्जामिनर उन पर ज्यादा नजर डाले, एग्जामिनर उनको गौर से देखे, उन चीजों के ऊपर आप लोग अंडरलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन बॉडी पर। देखो मेन बॉडी की जो डिमांड है वो डिमांड आपको समझनी होगी। मेन बॉडी की जो डिमांड है वो सिंपल सी डिमांड है कि आपको सहायक संधि के बारे में पूछा गया है कि सहायक संधि ने किस तरह से मदद करी ब्रिटिशर्स को मजबूत बनने में। तो सहायक संधि के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस आपको लिख देने हैं। सेकंड थिंग, अब हालांकि ये सहायक संधि के प्रोविजंस ऐसे हैं कि आप में से ज्यादातर लोग इसे पॉइंटर में ही लिखेंगे, क्वेश्चन का टाइप हमें देखना होता है, लेकिन मैं इस चीज को हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि प्लीज इंश्योर करें जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप अपने आंसर को जो आपके पॉइंटर्स हैं उनके अंदर लिखें, बजाय आपके जो पैराग्राफ होते हैं उनके। ठीक है, तो उन्होंने ये जो सहायक संधि के कुछ प्रोविजंस हैं उनको पॉइंटर्स में लिख दिया, 1 2 3 नंबर एग्जैक्टली इसी तरह से करके। उन्होंने सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि इस पॉलिसी को रिचर्ड वेलेजली के द्वारा प्रस्तुत कराया गया था। सबसे पहला उन्होंने यहाँ पर यह बता दिया, और उन्हें रिचर्ड वेलेजली का नाम ज्यादा एग्जामिनर की आंखों में दिखाना था, इसलिए उन्होंने इसको अंडरलाइन मार दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, जिन राज्यों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए वो स्वयं की सेना नहीं रख सकते थे। 2 कीवर्ड उन्होंने निकाले, एक हस्ताक्षर एक सेना, दोनों के ऊपर अंडरलाइन मार दिया, खत्म हो गया। यानी कि जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, आप अपनी सेना नहीं रखेंगे बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं की सेना को रखेंगे, और उनकी सेना का जो भी खर्चा होने वाला था उस खर्चा को आप देंगे ब्रिटिशर्स को। हालांकि वो बात अलग है जब आप क्रिटिसिज्म एंड ऑल उन सब चीजों में आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। उन्हें अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को तैनात करके उसका खर्च वहन करना पड़ता था। यानी कि सेना ब्रिटिशर्स की ही रहेगी, आपके क्षेत्र में रहेगी, लेकिन उस सेना का जो खर्चा आ रहा है वो आपको, यानी कि वहां का जो शासक होता था, जो राजा होता था, उसको देना पड़ता था। उसके खर्चे पर ब्रिटिशर्स की जो सेना है वो भारत के अंदर पलती थी, राइट? तो यहां पर उन्होंने ये लिख दिया। देन चौथा पॉइंट, वो राज्य कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रख सकता था, यानी कि उनकी कोई जो सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी वो नहीं होती थी। तो विदेश नीति कीवर्ड उनको यहाँ पर दिखाना था, अंडरलाइन मार दिया, खेल खत्म। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है वो ब्रिटिशों की अनुमति के बिना पुर्तगाली फ्रांसीसी उनसे संबंध नहीं रख पाते थे। तो अनुमति के बिना, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, मार दिया अंडरलाइन। अब क्यों पुर्तगाली और फ्रांसीसी, क्यों पुर्तगाली और फ्रांसीसी, इसके नीचे भी आप लोग अंडरलाइन मार सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत के अंदर उस समय पर उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो फ्रांसीसी और पुर्तगाली हैं, वही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। छठा पॉइंट उनके द्वारा लिखा गया है कि उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करी जाती थी, और ब्रिटिश रेजिडेंट को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया सो दैट वो सारे मामलों पर कंट्रोल रह सके, एकदम ब्रिटिशर्स की निगाह के सामने शासक सारे रह सके, इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया। और फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि किस तरह से कुछ कुछ जो राज्य हैं, यानी कि हैदराबाद, नागपुर, सतारा, जौनपुर और अन्य जो राज्य हैं वो ब्रिटिशों की इस नीति के अधीन, काफी सारे लेटर ऑन काफी सारे जो सभी राज्य हैं वो राज्य इस नीति के अधीन आ गए। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके उन्होंने यहाँ पर बताया कि इसके बाद में यहाँ पर तो वेलेजली लाया था इसको, वेलेजली ने बेसिकली भारत में ज्यादा बड़े तौर पर लाया तो डुप्ले था,
देन हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो डलहौजी है, डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है यानी कि हड़प की नीति है, उस सिद्धांत से इस नीति को यानी कि भारतीय राज्यों को हड़पने को, या फिर मैं कहूंगा जो क्वेश्चन में वो कह रहा था कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य, उसको बनाने में और ज्यादा भूमिका निभाई। उन्होंने इसी का एक्सपेंशन करके यहाँ पर दिखा दिया। और डलहौजी प्रमुख व्यक्ति है जिसने लाया, और जो व्यक्तिगत नीति है यानी कि जो हड़प की नीति है, उनको उन्होंने अंडरलाइन करके यहाँ पर दिखा दिया कि उन्होंने आगे बढ़ाया। और हल्का सा उन्होंने इन्हीं 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन भी दिखा दिया कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, अगर आपका खुद का जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो वैसी कंडीशन में और कुशासन, क्योंकि अवध वाला एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, तो उसके आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में उन सबको मिला लिया जाता था। तो जो सहायक संधि से चीजों की शुरुआत हुई थी, हालांकि और भी अलग अलग तरीके थे उनके, अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग टाइम पे आप लोग देखते हैं, लेकिन जो काम वो सहायक संधि से देख रहे थे, सहायक संधि के बाद में उन्होंने हड़प की नीति से उन्हीं चीजों को और ज्यादा आगे बढ़ाया। हल्का सा 3-4 लाइन उन्होंने इसको भी बोल दिया। अब बारी आती है साहब कंक्लूजन की। कंक्लूजन की बारी में आप देखेंगे, उन्होंने सिर्फ केवल और केवल 4 लाइन में कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। 4 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन, 4 लाइन में कंक्लूजन, खत्म। टू द पॉइंट, जितना पूछ रहा है केवल उतना। इस तरह सहायक संधि ने विभिन्न क्षेत्रों के विलय का मार्ग प्रशस्त किया, ब्रिटिश नियंत्रण और विस्तार को आगे बढ़ाया, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक डर रहे हैं ना, केवल तब तक चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बहुत हार्ड एंड फास्ट या फिर यूपीएससी के डायरेक्ट जो पीवाईक्यू है, उन पीवाईक्यू से आंसर राइटिंग करो। मैं ये नहीं कह, अगर आप लोगों को लगता है तो आप बिना पीवाईक्यू के भी, यानी कि जो बाकी अदर हमारे जो पार्ट हैं, या फिर बाकी अदर हमारे जो मॉडल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, और आप अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप सबसे एक आसान काम ये कर सकते हैं। रात को 9 बजे एक फ्री क्लास होती है मेरी, ठीक है? उस फ्री क्लास में मैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए सोशल जस्टिस का एक फ्री कोर्स लेके आया हूँ, और उसके साथ साथ में डेली डेली एक क्वेश्चन वहां पर आपको खुद बैठ के लिखाता हूँ। वो पीवाईक्यू भी होता है, वो मॉडल आंसर भी होता है, वो टॉपर का आंसर भी होता है। तो ऐसे मिक्सचर करके एक क्वेश्चन की मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम डेली करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के अंदर। शुभम सिंह सर्च करनी जाना, वहां फ्री क्लासेस ऑप्शन में जाना, और डेली रात को 9 बजे ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे साथ यानी कि अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसे एक स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर लेके जाना है, तो यस, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो अनअकैडमी का जो लोएस्ट एवर प्राइस है, वो भी इस समय पर चल रहा है 16,999 के अंदर, डबल वैलिडिटी के साथ चीजें चल रही हैं। इसमें सीएससी अश्योर भी आपको मिलता है, यानी कि अगर कुछ कंडीशन के बेसिस पर अगर आप उनको फुलफिल करते हैं और आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाता, तो अनअकैडमी फिर से प्रिपरेशन करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो देता है। इसके लिए ध्यान रखेंगे, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आप SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए। ये अलग अलग समय पे आपके कितने समय के लिए आपको जो कोर्सेज हैं वो चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंस के लिए अलग अलग कोर्स वाइज या फिर जीएस पेपर वाइज भी हमारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, और टॉपर के साथ साथ एजुकेटर, उन सबसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे जो बैचेज हैं, 21 तारीख से हमारे जो बैचेज हैं वो शुरू होने वाले हैं, 21 और 22 तारीख से। इन सभी बैचेज में आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 का मेजर पार्ट, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये और इंटरनेशनल रिलेशन। अब और भी आपको आंसर चाहिए किसी और टॉपर के या फिर किसी स्पेसिफिक विषय पे, कि सर इस विषय पर कुछ आंसर दिखा दो, तो वो भी हम लेके आ जाएंगे। और एक और चीज जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि आप शुरुआत करो, पहले आप लोग ये देखो कि क्या आप लोग इंट्रोडक्शन लिखना सीख पा रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं जिसमें इंट्रोडक्शन को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, फिर कंक्लूजन है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, और फिर एक एक से, जैसे इंट्रो के बाद में फिर हम लोग मेन बॉडी है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेशंस हैं वो अपन लोग लेके आ सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कुछ डिमांड है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी जो आदेश होगा उसे डेफिनेटली मानूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।